हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ड्रीम डोज का इंडियन ज्योग्राफी। इसके पहले दो क्लास जो है अपलोड कर दिया गया है। आज ये तीसरा क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। और विश्व मृदा संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल कंजर्वेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। और विश्व मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर मृदा की बात करते हैं तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मूल रूप से जगह चट्टानें विखंडित होती है और विखंडित होते होते लाखों वर्ष के बाद प्रक्रिया के बाद क्या होती है? मृदा का निर्माण होता है। मृदा जो है भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति जीवों के सड़ने गलने और जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद जाता है मृदा का निर्माण होता है। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटकर यानी 8 वर्गों में विभाजित किया है। और इसका हम क्या करते हैं? 8 भाग का अध्ययन करेंगे। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और आपका लवणीय मिट्टी। ये 8 मिट्टी जो है 8 भागों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसको क्या बोलते हैं? एग्जाम में होता है ना, आपका नाम उसका पूछा जाता है कि कछारी मिट्टी किसको बोलते हैं? तो दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। अन्य नाम जो है जलोढ़ मिट्टी का क्या क्या होता है? दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। दोमट और जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। यानी नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो होता है आपका जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में पाए जाने वाला सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यानी क्या है? आपका जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा मिट्टी की मात्रा बोले तो सर्वाधिक क्षेत्रों में तो किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है। और सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी क्या है? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि ये क्या आता है? नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाता है और मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है, जिससे क्या होता है? यह ज़्यादा उपजाऊ होता है। अगर भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बात की जाए तो 43% जो होता है जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में पाया जाता है। अगर भारत के संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो 43% जो है सिर्फ ओनली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसका विस्तार जो है उत्तर भारत में आपको ज़्यादा मिलेगा। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये नदियों के एरिया में ही सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? उत्तर भारत में। और सर्वाधिक क्षेत्र में बात की जाए तो कितना है? 43% पे है। जब जलोढ़ मिट्टी में जो है बालू कम मात्रा में हो तो उस मिट्टी को बोलते हैं काप। और जब जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में बालू मिल जाता है उसको बोलते हैं दोमट। तो जलोढ़ मिट्टी का दो नाम था, दोमट मिट्टी बोलते हैं, कछारी मिट्टी बोलते हैं। और इसको जब बालू की मात्रा इसमें जब कम होता है उसको बोलते हैं काप। और जब अधिक बालू की मात्रा मिल जाती है उसको बोलते हैं क्या? दोमट। ये जो मिट्टी है आपका जलोढ़ मिट्टी धान के खेती के लिए क्या आती है? सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। और साथ में गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है जलोढ़ मिट्टी में। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? खास करके धान की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी में देखते हैं कि प्रचुरता क्या होती है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किस मिट्टी में कौन सा प्रचुरता पाया जाता है। तो प्रचुरता आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर और पोटेशियम की प्राचीर मात्रा होती है जलोढ़ मिट्टी में। किसका किसका? चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा मात्रा में होती है। और कमी में बोलते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। तो ये आपको एग्जाम के व्यू से आपको क्या करना है? इसको ध्यान रखना है कि इसकी कमी क्या होती है, प्रचुरता क्या है, इसका अन्य नाम क्या है। तो प्रचुरता में आपका क्या है? चूना पत्थर और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है। और कमी में क्या आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस क्या होता है? कृषि के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी पतली परत को क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है। और तैयार कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट को भी हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार की होती है। एक बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं।
और खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर बोलते हैं। तो बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ जहाँ तक क्या होती है, नदी एक समय में नदी जहाँ तक मिट्टी को बहा कर ले जाती है नदियों द्वारा, वो क्या करती है, जहाँ तक मिट्टी को बिछाती है वो आपका आता है खादर मिट्टी। और कुछ समय के बाद वहाँ तक क्या होता है, नदियों का पहुँच नहीं होता है, तो वो मिट्टी जो होती है वो पुराने हो जाती है, उसको बोलते हैं हम बांगर मिट्टी। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी पहले क्या है, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। आपका विश्व मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आपका भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जो है मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और आपका मस्थली मिट्टी और लवणीय मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। इसे कभी क्या है, जब बालू की मात्रा कम होती है तो कॉप बोलते हैं, जब बालू की मात्रा अधिक रहती है उसको दोमट बोलते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कौन सा मिट्टी है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है 43% जलोढ़ मिट्टी। और सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ होता है, उत्तर में। और किसके लिए यह ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो धान की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। प्रचुरता की बात करते हैं तो चूना पत्थर की प्रचुरता होती है, पोटेशियम की प्रचुरता होती है। कमी बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर, ये आपको दोनों बता दिए। तो बांगर क्या होगा, कम उपजाऊ होगा, और खादर क्या होगा, नई जलोढ़ मिट्टी है तो ज़्यादा उपजाऊ होगी। सेकंड में है काला मिट्टी, काली मिट्टी, इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण जो है, ब्लैक सॉइल जो निर्माण होता है यह किससे निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्माण होता है। किसका, काली मिट्टी का। इसे लावा निर्मित मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि यह जो बेसाल्ट चट्टानें हैं और लावा द्वारा निर्मित की गई निर्मित हुई थी, इसलिए इसको लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। इसमें स्वाभाविक मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है, और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल सोखती है। इस मिट्टी क्या आती है, सबसे ज़्यादा जल सोखती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसका 3 नाम हो गया, कौन कौन सा, रेगुर मिट्टी, अगर एग्जाम में पूछा जाए रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी। कपास की मिट्टी इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है कपास की मात्रा जो है, कपास के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है, कौन सा, काली मिट्टी, इसलिए इसको कपास की मिट्टी भी बोला जाता है। लावा मिट्टी इसलिए बोलते हैं कि इसका बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बना है, और बेसाल्ट चट्टानें जो है लावा निर्मित चट्टानें हैं। और रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी इसका नाम है। इस मिट्टी का काला रंग जो है किसके कारण आता है, टिटेनस फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। अगर मिट्टी, काली मिट्टी का रंग की बात की जाए, टिटेनस फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण जो है इसका काला रंग होता है। और ये कपास के लिए सर्वाधिक अच्छी, कपास के उत्पादन के लिए अच्छी है। और यह संपूर्ण क्षेत्र का 13% क्षेत्र पे पाया जाता है। यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्र का कितना परसेंट, 13% पे। मध्य और एरिया में बात करें तो एरिया में आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये सब ये प्रायद्वीपीय भाग का ही है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। यहाँ आप देखिए मैप पे हम दिखा सकते हैं, ये आपका क्या है, काली मिट्टी का है। यह आपका गुजरात का कुछ भाग है, उसके बाद मध्य प्रदेश का भाग है, उसके बाद महाराष्ट्र का भाग है, उत्तरी कर्नाटक का भाग है। ये आपका ब्लैक सॉइल। तो हम सॉइल जो है, आप किसी भी ज्योग्राफी में कभी भी है तो आप जब भी पढ़ाई कीजिए तब क्या है, मैप को आपको हमेशा ध्यान में रखना। उससे क्या होगा कि आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और समझ भी अच्छी पकड़ आएगी इसमें। तो आप ब्लैक सॉइल देख लिए, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है और उत्तरी कर्नाटक में भी है। ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या है, ज़्यादा मात्रा में। ये आपका जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी हम बताए थे उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। उत्तरी भारत में देखिए, ये आपका जलोढ़ मिट्टी है, जहाँ नदियों का प्रवाह होता है, और फिर समुद्र के किनारे भी अभी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। इस कलर का जो है जलोढ़ मिट्टी है। और आपका ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, ये भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी देख लिए। जलोढ़ मिट्टी का जब बात करें तो सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ था, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी में जो है जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और गीला होने पर ठोस और चिपचिपा हो जाता है, और सूखने पर क्या होता है, सूख जाता है या टूट जाता है, इसलिए इसको स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें दरार पड़ जाता है सूखने के बाद। अब स्वतः सूखने के बाद दरार पड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का फिर से क्विक रिवीजन के तौर पे, ये किस चट्टान से बना है, बसाल्ट चट्टान से बना है। इसका नाम क्या क्या है, तो लावा निर्मित मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जल सोखती है। काला रंग किसके कारण होता है, तो टिटेनस फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है।
और किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है, तो कपास के लिए उपयुक्त है। कितना क्षेत्र में पाया जाता है, तो 13% क्षेत्र पर पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक। और खास करके प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और ये गीला होने पर क्या होता है, ठोस और चिपचिपा हो जाता है, और सूखने पर क्या होता है, स्वतः दरार पड़ जाती है। इसलिए इसको स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ कम वर्षा होती है, वैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र जहाँ पे कम वर्षा होती है उसको उसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। अब लाल मिट्टी रंग का कारण क्या है, तो लाल मिट्टी रंग का कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होना। यानी फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है, आपका मिट्टी का कलर क्या होता है, लाल होता है। और इसमें जो है खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो लैटेराइट मिट्टी जो है खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में बात करें तो आपका लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। क्यों, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा उपस्थिति होने का लाल होता है। तो इसमें क्या होगा, लोहा और सिलिका की आवश्यकता अधिकता होगी। ये तो खेतों के लिए अच्छी नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी जो है बाजरे के लिए क्या होता है, उपयुक्त होती है। क्या यह बाजरे के लिए उपयुक्त होती है। और यह मिट्टी जो है, लाल मिट्टी जो है, जल सोख लेती है। और जल योजित होने के रूप में जब होती है तो यह क्या होती है, पीली दिखाई पड़ती है। और यह क्षेत्र, इसका क्षेत्र की बात करें तो कितने क्षेत्र पर है, यह 18% क्षेत्र पर पाया जाता है। हम यहाँ लाल मिट्टी को देख लेते हैं। ये आपका रेड सॉइल है। कौन सा सॉइल है, रेड और येलो सॉइल जो आपको दिख रहा है, ये आपका रेड सॉइल है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी को फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, भारतीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति का लाल होता है। अधिकता की बात करें तो लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। विस्तार इसका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है। मिट्टी जो है बाजरे के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। जल योजित होने के रूप में यह क्या पीली दिखाई देती है, और इसको पीली मिट्टी भी बोला जाता है। यह 18% क्षेत्र पर पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लैटराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। लैटराइट मिट्टी की बात करें तो जहां 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी ज़्यादा वर्षा होगी, वहीं पर क्या होता है, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को हम मखमली मिट्टी बोलते हैं। देखिए आपको अन्य नाम क्या करना है, आपको ज़्यादा ध्यान से याद कर लेना है। इसको मखमली मिट्टी किसको बोलते हैं, लैटराइट मिट्टी का। इसका निर्माण लीचिंग प्रोसेस होता है, निक्षालन प्रोसेस द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में जो है तेज वर्षा का जो है मिट्टी के कारण, तेज वर्षा जब 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होगी तो तेज वर्षा का कारण जो है मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होता है वो भूमि के अंदर घुस जाते हैं, और ऊपर जो है पथरीली दिखती है। क्या होता है, पथरीली दिखती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में भी लौह ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में क्या है, आपका 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होगी वही क्षेत्र में आपको लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। और इसको बोलते हैं मखमली मिट्टी। इसका निर्माण जो है लीचिंग प्रोसेस द्वारा होता है। जब तेज वर्षा होती है तो छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं और ऊपर जो है पथरीली दिखती है। इसमें अधिकता की किसकी होती है, तो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और ये एसिडिक इन नेचर यानी प्राकृतिक में अम्लीय होता है। लेटराइट मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी है जिसका उपयोग जो है अक्सर ईंट बनाने में किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि ईंट जो है अक्सर किसका बनाया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी का ईंट बनाया जाता है। और लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, इसका भी रंग लाल होता है। यह मिट्टी जो है मुख्यतः केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। कौन सा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ये आप लेटराइट मिट्टी देख रहे हैं असम में भी, ये जो हल्का कलर का जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, लेटराइट मिट्टी है। यहाँ देखिए आप केरला इस पे तट पे पाया जाता है। ये कौन सी है, लेटराइट मिट्टी है। तो लेटराइट मिट्टी क्या है, आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होगी। यहाँ जहाँ जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पे क्या होगी, आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का जो कलर का है वो क्या है, आपका लेटराइट मिट्टी है।
तो ये आपका मुख्य में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह काजू मसाला, चाय, कॉफ़ी, इलायची तथा भवन कीट बनाने के लिए उपयुक्त है। अगर बोलेगा कि काजू के लिए कौन सा उपयुक्त मिट्टी है, तो आपको लैटराइट मिट्टी, चाय के लिए लैटराइट मिट्टी, इलायची के लिए लैटराइट मिट्टी, मसाला के लिए लैटराइट मिट्टी। यानी इसका विस्तार सर्वाधिक बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है, केरल में, जिससे इसको क्या बोलते हैं, मसालों का राज्य बोलते हैं। अब मैप में देख सकते हैं ये जो मिट्टी है केरला में क्या है, इसका विस्तार है। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी ऐसी को बोलते हैं आपका बालुई मिट्टी, डेजर्ट या सैंडी सॉइल। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय में क्या होती है, वर्षा कम होती है। इसमें जो होती है जल सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। बालू में क्या है, जल सोखने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये आपका देख सकते हैं मैप में, ये जो आपका एरिया है कौन सा है, मरुस्थलीय मिट्टी है। ये आपका कुछ हरियाणा है, गुजरात है, दक्षिणी पंजाब हो गया, ये सब क्षेत्र क्या है आपका मरुस्थलीय मिट्टी का एरिया है। मरुस्थलीय भूमि के कारण यहाँ पर जो खदान उगना क्या है, संभव नहीं है। इसलिए क्या होता है, यहाँ इस क्षेत्र में मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। यहाँ पे अनाज उत्पादन क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे क्या है, मिट्टी जो है मरुस्थलीय होने के कारण। इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल और कंटीला झाड़ियाँ पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थलीय में कौन कौन सा आपका आता है, राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, ये है आपका एरिया। और इसमें क्या होता है, नमी की मात्रा कम होती है, जल सोखने की क्षमता भी इसकी कम होती है। तो आपको याद रखना है कि बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में की जाती है। खजूर, नागफली, बबूल और कंटीली झाड़ियाँ मिलते हैं आपको मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट है लवणीय या सलाइन सॉइल। यह मिट्टी जो है प्राकृतिक में क्षारीय रूप होती है, इसमें नमक की मात्रा, सलाइन लवणीय है तो क्या होगा, नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा को हम क्या का नाम कहते हैं, रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से आता है। आपको यह ध्यान रखना है, रेह किसको बोलते हैं, लवणीय मिट्टी को, कल्लर किसको बोलते हैं, लवणीय मिट्टी को, ऊसर मिट्टी जो है इसको भी लवणीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है कहाँ मिलता है, गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है। अगर लवणीय मृदा की बात करें तो सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ मिलेगा आपको, लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा विस्तार जो होता है इसका गुजरात में कच्छ के रण में आपको देखने को मिलता है। यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये जो है आपका ये एरिया क्या है, आपको यही आपका लवणीय मृदा है। लवणीय मृदा मुख्यतः फसलें उगाने के लिए आपका पीएच मान जो है 6.6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अगर कोई फसल उगाना है तो उसके जो पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अगर आपका अम्लीय मृदा है तो अम्लीयता दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, चूने को मिलाते हैं, यानी अम्लीय यानी आमचूर्ण। आमचूर्ण जो हम लोग खाते हैं, आम मतलब हो गया अम्लीय, चूना मतलब हो गया क्या, चूने का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, हम अम्लीय को दूर करने के लिए। और क्षारीय के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिससे क्षारीयता कम हो जाती है। अगर अम्लीयता कम करना है तो हम क्या मिलाएंगे, चूना। अगर क्षारीयता को कम करना है तो हम जिप्सम मिलाएंगे। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक आत्मनिर्भर है। यूरिया जो है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन उर्वरक की बात की जाए तो भारत क्या है, नाइट्रोजन के रूप में आपको आत्मनिर्भर है। और अदर जो है आपका पोटेशियम जो है बाहर से निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है। अगर इसमें हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार मिट्टी का विस्तार है, कितना है, जलोढ़ मिट्टी, कितना परसेंट था, 46%। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, पुरानी बताएं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से जानते हैं। न्यू जो मिट्टी होती है उसको खादर के नाम से जानते हैं। न्यू जो खादर मिट्टी होती है क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का, कितना परसेंट, 46%। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम जानते हैं, बांगर। और न्यू को बोलते हैं खादर। खादर क्या होता है, जैसा अधिक उपजाऊ होता है। भारत के उत्तरी मैदान में मृदा संबंध कैसे बनती है, हम बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्तरी भारत में आपको पाई जाती है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि के सतह के नीचे कितना है, लगभग 600 मीटर।
गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? गंगा की जो पुरानी कछारी मिट्टी यानी यानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बताया था ना कि कछारी मिट्टी बोला था, तो आपको ध्यान रखना है कछारी मिट्टी। इसका एक और नाम है दोमट मिट्टी। उसका अगर बालू की मात्रा कम हो तो उसको कांप बोलते हैं, और अगर पुरानी मिट्टी हो तो उसको बांगर। बांगर क्या होगा? आपका कम उपजाऊ होगा। ऐसे भी लड़का समझ लो बांगर है तो क्या होगा? कम ही होगा। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरता की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। हम बताए थे कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? ये भी बताए थे। अगर प्रायद्वीपीय देश क्षेत्र में बात की जाए तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। किसके लिए फेमस है? कपास के लिए। ठीक। और काली मिट्टी का एक और नाम क्या था? स्वतः जुताई होने के कारण इसको बोलते हैं रेगुड़ मिट्टी। कपास के खेत कपास के लिए आपका स्वतः मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आपका काली मिट्टी का, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस प्रकार फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? कपास के लिए। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यकता नहीं होती है। कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें काली मिट्टी में स्वतः जुताई हो जाती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? बताए थे आपको, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोरोमंडल तक। क्या है? भारत में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। भारत में जो है लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। कहाँ? लेटराइट मिट्टी जो है आपका मालाबार तटीय क्षेत्र में, मैक्सिमम केरला में पाई जाती है। आपको मैप में दिखाया है। भारत में कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने का अनुमान है? यह आपको लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? आपको लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, और यह क्या है? अम्लीय है। लेटराइट मिट्टी कैसा है? अम्लीय है। और लेटराइट मिट्टी में अम्लीय है तो क्या मिलाएंगे? चूना, आमचूर्ण। आपको बताए थे आमचूर्ण, याद रखिए। आ से हो गया, आम से हो गया अम्लीय, और चूर्ण से हो गया चूना। तो हम बच्चों में क्या खाते हैं? आमचूर्ण। तो अम्लीय और चूना होगा। और आपका क्षारीय मिट्टी रहेगा तो क्या मिलाएंगे? जिप्सम। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? दोमट। दोमट बताए थे। दोमट का ही अन्य नाम होता है, जब बालू की मात्रा ज़्यादा होती है उसको दोमट बोलते हैं। इसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, अलिवाइल सॉइल भी इसको बोलते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है? दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन हो रहा है, अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है तो क्या करें? पेड़ पौधे लगाकर हम क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं, यानी मृदा के क्षय को, कटाव को हम रोक सकते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने मृदा की उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? काली मिट्टी। मखरेला मिट्टी आपको बताए थे, लेटराइट का अन्य नाम होता है मखमली मिट्टी का किसका परिणाम है? तो आपका लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस पहले बताया था क्या होता है? जब आपका ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं पे आपका लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो छोटे छोटे कण होता है जमीन के अंदर चला जाता है, जो आपको पथरीली दिखता है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन घटना चक्र से पूछे हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे कम धान जल क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? तो दोमट मिट्टी में। पौधे में सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? आपका मृदा का उर्वरता अगर बढ़ाना है तो हम 2 फसलों के बीच में एक दलहनी फसल लगाते हैं ताकि उसका उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, इसे हम दलहनी पौधे लगाते हैं। चंबल जो घाटी का निर्माण होता है किस भौगोलिक प्रक्रिया से होता है? तो अनालिका अपरदन से होता है। और नालिका अपरदन से हुआ है चंबल घाटी का निर्माण हुआ है। किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? और नालिका अपरदन से। चाय बगानों के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? चाय के लिए हम बताए थे लेटराइट मिट्टी क्या आती है? सर्वाधिक उपयुक्त होती है। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? आपको गाद, मृतिका, रेत, ये तीनों पाए जाते हैं। आपको गाद, मृतिका और रेत, ये तीनों पाए जाते हैं, यानी स्लिट, क्ले और सैंडी सब पाए जाते हैं। भारत में मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो आपका जस्ता का। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए क्या मिलाता है? चूना। अगर मिट्टी की अम्लता को कम करना है तो चूना मिलाएंगे, अगर क्षारीयता को कम करना है तो हम जिप्सम मिलाएंगे। ईंट के लिए कौन सा उपयुक्त मिट्टी में आती है? बताए थे आपको, लेटराइट मिट्टी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम बात करें तो आपका जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, तब काली मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी। आपका जलोढ़ मिट्टी कितना है? 43% पे। लाल मिट्टी कितना है? 18%। काली मिट्टी कितना है? 13%। तो आपको ये भी याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है इसको, प्रतिशत को अवरोही या आरोही क्रम में सजाने के लिए पूछा जाता है कि किस का क्षेत्र ये प्रतिशत क्या है ज़्यादा है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत को कितने प्रकार की मिट्टी बांटी थी? 8 प्रकार की मिट्टी में बांटा था। गंगा का समतल क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी है। तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय के एक छोटे से हिस्से में पाई जाने वाली यह मिट्टी लाल है और कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या आता है? यह तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय के छोटे छोटे हिस्सों में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है जो क्या है आपका कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। वो कौन सा मिट्टी है? तो लेटराइट मिट्टी है। करेवा क्या है? तो ग्लेशियर और या बर्फ के टुकड़ों का मोटा जमा एक प्रकार का मिट्टी गाद जो है भारतीय राज्य जम्मू आपको भारतीय राज्य में पाई जाती है। ठीक, और किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर। करेवा किसके लिए फेमस है? आपको केसर उत्पादन के लिए आपको फेमस है। बारिश के तुरंत बाद मिट्टी से उत्पन्न वाले सुगंध को क्या बोलते हैं? और बारिश होने के बाद तुरंत मिट्टी से जो सुगंध उत्पन्न उसको बोलते हैं पेट्रिकोर। क्या बोलते हैं उसको? पेट्रिकोर बोला जाता है। बारिश के तुरंत बाद मिट्टी से होने वाले सुगंध को हम क्या बोलते हैं? पेट्रिकोर। मिनिमम पोरस सॉइल इन क्ले सॉइल, यानी न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी कौन होती है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या होता है? न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी को बोलते हैं चिकनी मिट्टी। लाल मिट्टी की खेती करना कठिन है क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता क्या होती है? लाल मिट्टी में कम होती है। स्वतः कृषि मिट्टी किसको बोलते हैं? कपास की काली मिट्टी को हम स्वतः, क्योंकि स्वतः उसमें जुताई भी रहती है। पानी ज़्यादा सूखने के बाद जैसे ही वो सूखता है तो क्या होता है? उसमें दरार आती है, इसलिए उसको बोलते हैं स्वतः आपका जुताई मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी क्या है? उपयुक्त है। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। लावा मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लावा मिट्टी आपको मालवा पठार में। और आपका मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी का जो है सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है केरल में मालाबार तटीय क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद आपको कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टियों के लिए आपको सही कथन कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी में आपका क्या है? मिट्टी अम्लीय होता है। इसमें क्या मिलाएगा? चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, यानी अम्लीय होता है, इसलिए चूना इसमें मिलाया जाएगा। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है, उसको बोलते हैं बालुई मिट्टी। बालुई दोमट मृदा। जल धारण की क्षमता क्या होता है? अगर बालुई उसमें हो गया तो क्या उसमें जल धारण की क्षमता क्या होती है? कम होती है। जल धारण की सबसे ज़्यादा क्षमता क्या होती है? काली मिट्टी। दुमट्टी मिट्टी लोग मिलते हैं। मिट्टी के सभी प्रकार के कण जो है दुमट्टी यानी लोमी मिट्टी में क्या मिलते हैं? तो मिट्टी के सभी प्रकार के कण। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम। आलू, सोरगम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। देखिए आलू, सोरगम, सूरजमुखी और मटर, तो इसमें क्या है? नाइट्रोजनी फसल जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? आपको मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं। तो आपका नाइट्रोजनी दलहनी कौन पौधा है? मटर। मटर क्या दलहनी पौधे हैं, वो नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? दो फसलों के बीच में हम एक दलहनी फसल लगाते हैं ताकि मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाए। गेहूं, चावल, उड़द और गन्ना फसलों में से वह फसल जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल उगाया जाता है। देखिए गेहूं, चावल, उड़द और गन्ना, इसमें दलहनी पौधा कौन होता है? उड़द। उड़द क्या एक प्रकार का दलहनी पौधा है जो क्या करता है? भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, यानी नाइट्रोजन से क्या करता है? भरपूर करता है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो क्या है? वह जस्ता है। अगर भारतीय मृदाओं में जिस तत्व की सर्वाधिक कमी है क्या है? वह जस्ता है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है किसमें? चिकनी मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक माटी, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आपका छिद्र युक्त बहुत कम होते हैं, इसलिए क्या होता है? चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा सॉइल पाई जाती है। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास जो है 0.002 mm से भी कम होता है वो क्या होता है? क्ले, उसको मिट्टी का बोलते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र स्तरीय होता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र यानी 43% पर क्या होता है? कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एल्वाइल सॉइल, ये है अपने बिहार के अधिकांश क्षेत्र पर भी। समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान क्या होता है? 6 से 7 के बीच में अगर भूमि का पीएच मान है तो क्या है? वह सही है, जो फसल उगाने के लिए उपयुक्त है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु क्या क्या आता है? अगर आपका तेजाबी है यानी अम्लीय मिट्टी है, उसमें हम लाइम या चूना मिलाएंगे तो अम्लीय मिट्टी है क्या हो जाएगा? उसका जो पीएच मान 6 और 7 के बीच आ जाएगा, जिससे क्या होगा? हम उसको खेती के लिए हम उपयुक्त हो सकता है। चूने यानी लाइम मिट्टी में खारापन क्षयता की समस्या का समाधान है। ठीक है, अगर आपका खारापन या क्षयता की समस्या का समाधान करना है, अगर आपका क्षयता है तो हम खेतों में क्या डालेंगे? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन समृद्धि आपका गंभीर समस्या है वह क्षेत्र है कौन?
शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र के पाद, शिवालिक क्षेत्र पहाड़ियों के पाद और चंबल घाटी। जहाँ क्या होगा आपका मृदा अपरदन होगा, वो कौन सा है आपका शिवालिक और चंबल घाटी। कृषि भूमि का वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है उसको बोलते हैं शोध। फसल चक्र आवश्यक है, क्यों? क्योंकि मृदा की उर्वरा शक्ति वृद्धि लाने के लिए दो फसलों के बीच में हम एक दलहनी पौधा लगाते हैं, दलहनी फसल लगाते हैं, जिससे क्या होता है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इस तरह से हम क्या क्या आपका मिट्टी सॉइल चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत की वन रिपोर्ट। भारत की वन रिपोर्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत की वन। देखिए सर्वप्रथम वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट जो है 1987 में प्रकाशित किया गया था। अगर बात की जाए वन स्थिति रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? 1987 ईस्वी में, और यह प्रत्येक 2 वर्षों में प्रकाशित होता है। राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में, इसका लक्ष्य था कि भारत के यानी देश के कुल भूभाग का 33% भाग जो है वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक, 1987 में क्या हुआ था? वन स्थिति रिपोर्ट आया था, और 1988 में जो है राष्ट्रीय वन नीति आया। आपको ध्यान रखना है एग्जाम के व्यू से कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1988 ईस्वी में, और इसमें जो है कुल भूभाग का कितना परसेंट होना चाहिए? 33% भाग पे क्षेत्र पे आपका वन होना चाहिए। एग्जाम के व्यू से हम पढ़ रहे हैं। तो वन अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? तो वन अनुसंधान क्षेत्र है आपका कौन सा? देहरादून। वन अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? देहरादून। सबसे ज़्यादा वन अगर बोलें, सबसे ज़्यादा वन मतलब जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका वन? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में आपका कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। ठीक, अगर यूटी में हम बात करते हैं तो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वन जो है आपका अंडमान निकोबार में। तो सबसे ज़्यादा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगर परसेंटेज में कहाँ बोलेगा तो मिजोरम। और यूटी में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में आपका वन है। जापान के भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। यानी जो है जापान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी जितना उसके देश का क्षेत्र है उससे ज़्यादा आपका भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। सबसे अधिक की बात की जाए तो भारत में आपका कितना है? 20% अप्रोक्स अभी हुआ है। लक्ष्य कितना है आपको? 33% होना चाहिए। देखिए वनों के प्रकार की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो आपको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए इस टाइप के जो वन होते हैं उसमें वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और उसका जो तापमान होता है 22 डिग्री से आपको 23 डिग्री के टेम्परेचर के बीच पाया जाता है। अगर इस भारत में अगर स्थिति की बात देखें कहाँ क्षेत्र में पाया जाता है, तो खास करके विषुवत रेखा के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, तो ये आपको पाए जाते हैं। फिर भारत में क्या होगा? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, मेघालय में, अंडमान निकोबार में। यहाँ देख सकते हैं पश्चिमी घाट में आपका केरला आएगा। ये सब जो क्षेत्र हैं आपका पश्चिमी घाट का, उसमें क्या होगा? आपका वर्षा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ वर्षा देखिए 200 सेंटीमीटर। मेघालय में आप सुने होंगे वर्षा ज़्यादा होती है। अंडमान निकोबार में क्या है? जंगल ज़्यादा होने के कारण भी वर्षा ज़्यादा होती है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको यहाँ देखना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगर इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको इसमें रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, इबोनी, इसमें से आपको एक दे देगा कि आयरनवुड जो है यह किस प्रकार के वन का मतलब किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो रोजवुड हो जाएगा, आयरनवुड हो जाएगा, महोगनी हो जाएगा और इबोनी हो जाएगा। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में आपका वर्षा कितना होती है? 200 सेंटीमीटर, तापमान 22 से 23 डिग्री। अगर क्षेत्र की बात करते हैं विषुवत रेखा के नजदीक पाए जाते हैं पश्चिमी घाट, मेघालय और अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार। ये क्या है? सदाबहार वन। और ये क्या है? अर्ध आर्द्र मतलब आधा। सबसे ज्यादा क्षेत्र में यही क्या है? भारत में सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायिक वन जो है आपका इसी प्रकार का होता है। किस प्रकार का? उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन एंड ट्रॉपिकल सेमी ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आपको क्विक रीजन के तौर पे है, आपको डिटेल नहीं इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है तो फिर वही बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, इसलिए आपको जो एग्जाम के व्यू से है उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसी को बोलते हैं मानसूनी वन। ठीक, इसमें जो वर्षा देखिए कितना है? 100 से 200 सेंटीमीटर। इसके 200 से 200 सेंटीमीटर होता है। इसका तापमान आपको
25 डिग्री सी तक। इसमें लकड़ी मुलायम और मजबूत होती है। क्या है, इसमें वर्षा कितना 100 से 200 सेंटीमीटर और तापमान 25 डिग्री। इसमें लकड़ी मुलायम और मजबूत होती है। अगर एग्जाम बात की जाए तो आम का, जामुन, शीशम, सागवान और महुआ और चंदन, खास करके चंदन आपको ध्यान रखना है। चंदन क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन या इसी को बोलते हैं मानसूनी वन। तो आपको एग्जाम्पल देखना, आम, जामुन, शीशम, सागवान, महुआ, चंदन। आम, जामुन, शीशम, सागवान, महुआ, चंदन, ये किस प्रकार के वन है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। वर्षा कितनी होती है 100 से 2 सेंटीमीटर। तापमान कितना होता है 25 डिग्री। लकड़ी कैसी होती है, मुलायम और मजबूत होती है। आप जानते हैं कि शीशम का लकड़ी क्या होता है, मजबूत होता है। सागवान का लकड़ी भी क्या होता है, मजबूत। महुआ, आम और ये सब क्या है, लकड़ी मजबूत होते हैं और मुलायम होते हैं। नेक्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ क्या पढ़ना है, पर्णपाती, और यहाँ पढ़ेंगे हम शुष्क पर्णपाती। तो यह भारत में सबसे व्यापक वन जो है, भारत में सबसे व्यापक वन यही पाए जाते हैं। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भारत में सबसे व्यापक वन कौन सा पाया जाता है, तो आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भारत में सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है, ठीक। वर्षा इसमें कितना होता है 70 से आपका 100 सेंटीमीटर के बीच में ही वर्षा होती है। इसमें बात करें तो बेल, पीपल, तेंदू, खैर, बरगद, भोजपत्र और सखुआ, ये जो है आपको एग्जाम्पल में भी पूछे जाते हैं कि पीपल जो है किस प्रकार के आपका वन का वन में पाए जाते हैं। ये पर्णपाती में। और बोलेगा कि भारत में सबसे ज्यादा वनों का विस्तार है, कौन सा वनों का विस्तार है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है। नोट में है, कत्था बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कत्था जो है बनाने के लिए हम खैर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और बीड़ी बनाने के लिए हम तेंदू वृक्ष के पत्ते का प्रयोग करते हैं। यानी तेंदू वृक्ष से पत्ते से हम बीड़ी क्या बनाते हैं, किसके पत्ते से, तेंदू वृक्ष के पत्ते से। वर्किंग रीजन के बाद देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, 1987 ईस्वी में। और ये कितने वर्षों को प्रकाशित होता है, प्रत्येक 2 वर्षों पर आपको रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, राष्ट्रीय 1988 में। इनका लक्ष्य रखा गया था कि कुल भूभाग का 33% पे वन होना चाहिए। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वन देहरादून। सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। परसेंटेज में बात की जाए तो मिजोरम, और यूटी में क्या है, अंडमान निकोबार में। और भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1% जो है कितने हैं इस देश में है, तो जापान में। जापान में क्या है कि आपका देश में जो है सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत में बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, वन जो है आपका जापान देश में है। आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर, तापमान 22 से 23 डिग्री। विषुवत रेखा पश्चिमी घाट, मेघालय, अंडमान निकोबार में। एग्जाम्पल की बात करें तो रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, इबोनी, किसमें, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन को क्या बोलते हैं, आपका व्यावसायिक वन भी बोला जाता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और यहाँ शुष्क पर्णपाती वन, अंतर यही है। तो पर्णपाती वन को मानसूनी वन बोलता है। इसमें वर्षा क्या ज्यादा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। तापमान आपको 25 डिग्री सी। और एग्जाम्पल आम, जामुन, शीशम, सागवान, महुआ, यह क्या है आपको पर्णपाती वन का है। और शुष्क पर्णपाती का बात करें तो आपका हो जाएगा बेल, पीपल, तेंदू, खैर, बरगद, भोजपत्र और सखुआ। और कत्था से बनाने के लिए लकड़ी के खैर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। बीड़ी बनाने के लिए हम तेंदू के पत्ते का प्रयोग करते हैं। तो इतना है क्या एग्जाम के विषय क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है रेलवे जोन और हेड क्वार्टर्स में पढ़ेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, आपको डायग्राम के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। देखिए हम डायग्राम पर देखेंगे। इस पर डायग्राम पर उत्तर में क्या है, दिल्ली। अगर आपको बोलेगा उत्तर दिल्ली, दक्षिण चेन्नई, उत्तर दिल्ली, दक्षिण चेन्नई, पूरब आपका मुंबई चर्च गेट, और आप पूरब आपका कोलकाता, पश्चिम क्या है मुंबई चर्च गेट। ये 4 आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा है, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में आपका चेन्नई। देखिए उत्तर में दिल्ली मान लीजिए, आपका इंडिया के मैप में देखिएगा तो मैप को थोड़ा ध्यान देखते हुए आपको याद रखना है। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में आपका चेन्नई। उसके बाद आपका पूर्व में कोलकाता है, कोलकाता आप देखिएगा पूर्व में। और पश्चिम में आपका मुंबई चर्च गेट, मुंबई पड़ता है पश्चिम, ठीक, आपको याद हो गया। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई चर्च गेट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ है आपका मध्य में कौन सा है, तो आपका मध्य में इलाहाबाद और नीचे है सिकंदराबाद। इलाहाबाद, सिकंदराबाद, इधर जबलपुर, हाजीपुर, जबलपुर, हाजीपुर, इधर आपका बिलासपुर, जयपुर, बिलासपुर, जयपुर, इधर गोरखपुर, और यह आपका हुगली।
तो इस तरह से आप एक बार हम देख लेते हैं इसको। अब एक बार फिर से आपको बता दें उत्तर में क्या है, एक बार इधर पर पढ़ लेते हैं फिर आपको रिवीजन करवाते हैं। देखिए मध्य रेलवे क्या है, मुंबई। मध्य रेलवे क्या है, पूर्व में बताए थे कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे आपका दक्षिण पूर्व भी कोलकाता है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर। ये आपको मैप में नहीं मिलेगा। पूर्व तटीय रेलवे यानी पूर्व में तटीय है, तट में कौन है आपका, पूर्व में तट में भुवनेश्वर है। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आपका कहाँ है, गुवाहाटी है। उसके बाद आपका मेट्रो रेलवे कोलकाता है और दक्षिण तटीय आपका विशाखापट्टनम। ठीक, एक बार देख लेते हैं फिर से। मध्य रेलवे मैप में भी देख सकते हैं। अब दोनों साथ में हम देखेंगे। देखिए मध्य रेलवे कहाँ है, मुंबई। ये मध्य रेलवे मुंबई। पूर्वी रेलवे कहाँ है, कोलकाता। पूर्वी रेलवे कोलकाता बताए थे। दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व ये क्या है आपका, कोलकाता। ये दक्षिण पूर्व रेलवे है कोलकाता। उसके बाद आपका पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। ये आपका पूर्व का मध्य है, ये उत्तर का मध्य है, और यह क्या है, पश्चिम का मध्य है, और यह आपका दक्षिण का मध्य है। तो पूर्व का मध्य हाजीपुर, पश्चिम का मध्य जबलपुर, दक्षिण का मध्य सिकंदराबाद, उत्तर का मध्य इलाहाबाद। हाजीपुर, जबलपुर, सिकंदराबाद, इलाहाबाद ऐसे याद कर लीजिएगा। और फिर आप मैप में क्या है आप दिमाग में एक बार बैठा लीजिएगा, क्या है, हाजीपुर, जबलपुर, उस ऊपर आपका इलाहाबाद, नीचे हो जाएगा सिकंदराबाद। ठीक, उसके बाद आपका एक जयपुर हो गया, यहाँ आपका कोलकाता हो गया, बीच में आपका बिलासपुर हो गया। ठीक, एक बार हम क्या करेंगे, मैप को करते हैं गायब और आपसे हम पूछते हैं कि कुछ आपको दिमाग में आया या नहीं आया। चलिए एक बार बिना मैप के मध्य रेलवे कहाँ है, आपको आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा देखना है मध्य रेलवे कहाँ पड़ता है। तो आपका मध्य रेलवे पड़ता है मुंबई। उसके बाद पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे कहाँ है, कोलकाता। पूर्वी रेलवे कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे यानी नीचे कोलकाता ही है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, और पश्चिम का क्या हो जाएगा, हाजीपुर का फिर हो जाएगा जबलपुर, पश्चिम में जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे आपका इलाहाबाद, और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। ये चार याद हो गया। उसके बाद देखिए पूर्व तटीय रेलवे आपको याद रखना है भुवनेश्वर। उत्तर रेलवे आपको बताए थे नई दिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे आपको बताए प्रयागराज इलाहाबाद। उत्तर पूर्व रेलवे आपका हो गया, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। उत्तर पूर्व, पूर्व में क्या था आपका, उत्तर पूर्व है आपका गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी। उत्तर पश्चिम रेलवे आपका जयपुर। उत्तर पश्चिम क्या है, जयपुर। उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे क्या बताए थे, सिकंदराबाद है तो इलाहाबाद या प्रयागराज हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्व आपको बिलासपुर। और आपका बोलेगा दक्षिण पश्चिम रेलवे कहाँ है आपका, हुबली। पश्चिम मध्य रेलवे आपका जबलपुर। मेट्रो रेलवे कोलकाता, और दक्षिण तटीय रेलवे आपका विशाखापट्टनम। तो इस तरह से आपको एक बार आप क्विक रिवीजन के थोड़ा एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, या वीडियो को देख करके एक बार थोड़ा मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, भारत की कृषि। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत की कृषि। अगर देखिए भारत में कृषि जो है, रबी फसल की बात करें तो रबी फसल देखिए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। रबी फसल मतलब समझिए गेहूँ। क्या, रबी फसल मतलब क्या समझिए, गेहूँ। तो आप सुनिए गेहूँ का बुआई कब होता है, रबी मतलब से आप आंख बंद करके समझिए गेहूँ। ठीक, तो गेहूँ का बुआई कब होता है, आपको पता है कि अक्टूबर में क्या होता है, धान अक्टूबर नवंबर तक धान कट जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाए गेहूँ का। और मार्च अप्रैल में पता है कि मार्च में होली होता है, तो गेहूँ के आप बाल यूज करते हैं पकाने के लिए। तो आपको इतना ध्यान हो गया होगा कि अक्टूबर नवंबर में हम क्या करते हैं, धान कटाई कर लेते हैं, और मार्च अप्रैल में हम गेहूँ का बाल पक जाता है। क्योंकि जब मार्च में होली होता है तो पका हुआ नहीं रहता है, तो अप्रैल मार्च अप्रैल में हम उसको कटाई करते हैं। तो रबी में तो किस ऋतु में होगा, शीत ऋतु, ठंडी में होगा आपका। अब इसमें देख लीजिए, अगर गाँव में जाते होंगे तो गेहूँ देखते होंगे, गेहूँ में जौ भी रहता है। सरसों देखते होंगे, आपको सरसों ठंडी के मौसम में मिलेगा। चना इसी में बोया जाता है। मटर आप देखिए ठंडी में आपको एकदम सस्ता मिलेगा। आलू भी आपको सस्ता मिलेगा। राई, अलसी, अलसी मतलब इसको तीसी बोलते हैं हम लोग। और मसूर, मसूर भी क्या है आपको
ठंडी के मौसम में मिलेगा। अगर आप गांव के होंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गांव से नहीं होंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगा। रबी का मतलब क्या है? गेहूँ। और गेहूँ में देखिए आपको जौ मिलेगा, सरसों मिलेगा, चना मिलेगा, मटर भी आप ठंडी में मिलते हैं, आलू, राई, अलसी और मसूर, ये सभी क्या है? ठंडी के मौसम में उगाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है खरीफ फसल। खरीफ फसल का मतलब समझिए धान। खरीफ फसल का मतलब धान समझिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको पता है कि लाला दोपहरिया में धान क्या होता है, आपको रुपाई होता है अभी। तो क्या है आपको, लाला दोपहरिया कब होगा? जून जुलाई के समय ही होगा। और कटाई कब होगा? बता दिए हैं, अक्टूबर नवंबर में कटाई होगा, क्योंकि जब इसका कटाई होगा तभी गेहूँ का बुआई होगा। ठीक। तो खरीफ फसल में मुख्य मानसून ऋतु, यानी इसमें क्या है, मानसून ऋतु की फसल है, क्योंकि क्या है इसमें धान की खेती में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको मानसून ऋतु भी की फसल भी कहा जाता है। और एक ग्रीष्मकालीन में फसल भी कहा जाता है। ऐसे में बात करें तो धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द और मूंग। अगर आपको रबी का याद हो गया तो खरीफ आप छांट सकते हैं। क्या है, रबी का आपको याद है तो खरीफ छांट सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इसको भी याद करना पड़ेगा। धान, बाजरा, धान, बाजरा, जूट, गन्ना, मक्का, ये सब क्या है आपको, किसका फसल है? तो आपका खरीफ फसल है। अब यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा, भारत में कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। यानी प्राथमिक क्षेत्र यानी खेती से संबंधित जितने भी काम होते हैं, भारत का कार्यबल सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। कृषि, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी में ज़्यादा आपका कृषि में सबसे ज़्यादा भारत का कार्यबल लगा हुआ है। फसल उत्पादन में, पशुपालन में यही है, इसलिए इसमें प्राथमिक क्षेत्र में सब आते हैं। नेक्स्ट है आपका जायद फसल। जायद फसल किसको बोलते हैं? आप रबी फसल पढ़ लिए और आपका खरीफ भी पढ़ लिए, तब बचा जायद फसल। देखिए जायद फसल क्या होता है कि रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में सूखे मौसम में उगाई की जाती है। किसका? जायद फसल का। ये मार्च में बोया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जिसका जल्दी से गेहूँ कट गया तो बो देगा। अब जून में क्या पता है आपको कि धान जून में बुलाई होता है, तो इसके बीच में 3 महीना का जो पीरियड पड़ता है मार्च से जून तक, उसमें कुछ नया फसल बो के हम क्या करते हैं, कटाई कर लेते हैं। उसको बोलते हैं जायद फसल। जैसे देखिएगा आपको तरबूजा होता है, ककड़ी होता है, खीरा होता है। ये क्या होता है, जिसका जल्दी गेहूँ पक जाता है वो क्या करता है, इसको रोप देता है ताकि धान के समय इसका कटाई हो जाए। तो इसको बोलते हैं जायद फसल। आपको समझ में आ गया होगा जायद फसल में क्या होता है। अगर कृषि के प्रकार की बात करें तो कृषि के प्रकार होता है फसल चक्र पर देख लेते हैं। तो फसल चक्र के भूमि के किसी भाग में योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल लगाना फसल चक्र कहलाता है। यानी इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक रबी का फसल लगाएं, ठीक, और रबी फसल और आपका खरीफ फसल दोनों के बीच में एक बार खरीफ फसल लगा दी है तो अब कि हम दाल वाला फसल लगा देंगे रबी के समय में। तो क्या होगा कि आप फसल बदल बदल कर लगाइएगा तो उसमें मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या होती है, बनी रहती है। इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी फसलों का बदल बदल कर लगाना एक ही खेत में। अनुबंध कृषि किसको बोलते हैं? अनुबंध कृषि बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और आपको किसके बीच, किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है फार्मिंग में, कॉन्ट्रैक्ट किसान की ज़मीन का उपयोग करता है और पूर्व निर्धारित कीमत पर उसके अनुसार खेती करने के लिए उसको बोलता है। मतलब वो क्या करता है, किसान को फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फसल में क्या होता है आप समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके किसके बीच होगा, कंपनी और आपका किसानों के बीच कॉन्ट्रैक्ट करके फसल को उगाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कार्बनिक कृषि बोलते हैं। कार्बनिक कृषि का मतलब यहाँ मतलब क्लियर है। कार्बनिक कृषि यानी कार्बनिक संबंधी है। तो कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जिसमें रासायनिक खाद का हम उपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ किसके करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। उसको बोलते हैं हम क्या, कार्बनिक, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कृषि। जैसे सिक्किम में क्या ऑर्गेनिक कृषि की जाती है, इसमें सिर्फ हम जैविक खाद का हम प्रयोग करते हैं। जैविक खाद गोबर का हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, पौधों के उत्पादन के लिए। उसको बोलते हैं कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है झूम कृषि किसको बोलते हैं? झूम कृषि का मतलब झूम झूम कर क्या करना, पौधे को लगाना, पेड़ और आपके फसल को उगाना। यह कृषि जो है प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ को पौधे को काट दिया जाता है, वहाँ पर कृषि की जाती है, और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तो पेड़ पौधे को काट कर उन पर कृषि की जाती है आगे बढ़कर।
इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, ये फोटो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या क्या पेड़ पौधों को काट कर यहाँ खेती किया गया। खेती करने के बाद जैसे ही यह अनुपजाऊ हो गया तो नेक्स्ट क्या है, दूसरी जगह पर जाके खेती करेंगे, इसको उस समय के लिए छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं झूम कृषि। ये कहाँ खास करके मिलता है, तो आपको पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में आपको झूम कृषि देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सीढ़ीनुमा कृषि किसको बोलते हैं। तो सीढ़ीदार खेत यानी सीढ़ीनुमा कब बनेगा, ये पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पानी नहीं, अगर आप ये कब बनेगा सीढ़ीनुमा, तो पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र प्रदेशों में ढालवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से हम विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। यानी क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ क्या करते हैं, या ढालवा भूमि है उसमें हम क्या करेंगे, सीढ़ीनुमा बनाएंगे और खेती को करेंगे। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियाँ के आकार छोटे छोटे खेत में विकसित किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होता है। ठीक, तो हम सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, ढलान भूमि पे हम क्या करते हैं, सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, ताकि मृदा अपरदन बचा सके और पानी की और बारिश के जो पानी को हम क्या करना है, रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट है गहन कृषि क्या बोलते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग किसको बोलते हैं, तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज, क्या है, न्यूनतम भूमि में अधिकतम, उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। यानी आप भूमि क्षेत्र की तुलना में आपका श्रम और पूंजी का अधिक उपयोग होना, उसी को बोलते हैं हम इंटेंसिव फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका व्यापक खेती किसको बोलते हैं। व्यापक खेती उसको बोलते हैं अपेक्षाकृत कम श्रम और पूंजी के साथ बड़ी कृषि भूमि का उपयोग करना। यानी आपका श्रम भी कम लग रहा है और पूंजी भी कम लगा के हम क्या करते हैं, बड़े कृषि क्षेत्र में हम उसको खेती कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम व्यापक खेती। निर्वाह खेती की बात की, जब किसान अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं, उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। तो हम लोग क्या करते हैं, किसान जो जनरली निर्वाह खेती करते हैं, यानी वो अपना व्यापार के व्यू से खेती नहीं करके अपना सिर्फ परिवार के जरूरतों को पूरा करने के व्यू से फसल उगाते हैं, उसको बोलते हैं निर्वाह खेती। नेक्स्ट है सहकारी खेती किसको बोलते हैं। सहकारी खेती किसको बोलते हैं, सहकारी खेती बोलते हैं किसान या समूह खेती के लिए स्वेच्छा से अपने संस्थानों को मिलकर क्या करते हैं, सहकारी समिति बनाते हैं, उसको बोलते हैं सहकारी खेती। इस तरह से आपको क्या है, समझ में आ गया होगा कौन सा, फसल भारत की कृषि। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसको हम देख लेते हैं। एक और है, आपको एग्जाम में खासकर पूछा जाएगा, जो आपको नहीं आएगा याद होगा वो हम आपको याद करवाते हैं ट्रिक से। ठीक, क्या ट्रिक है, हम आपको देखिए, भारत में झूम कृषि के क्षेत्रीय नाम और याद रखने की तकनीक के साथ हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ताकि आपको भी एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो कि झूम का कृषि जो है अलग अलग क्षेत्रों में झूम कृषि को क्या कहा जाता है। ठीक, देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अब क्या होगा, हमको वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम इसको याद करवाते हैं, झूम कृषि कैसे कैसे क्या है। देखिए, हिमालय के क्षेत्र में इसको बोलते हैं खेल, हिमालय क्षेत्र में झूम कृषि को क्या बोलते हैं, खेल। तो याद रखने की तकनीक क्या है, हिमालय बर्फ से ढका होता है, इसलिए वहाँ कुछ भी खिलता नहीं है या कोई खेल नहीं हो सकता, क्योंकि बर्फ से ढका कोई खेल खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। तो हिमालय क्षेत्र क्या है, इसको बोलते हैं खेल। नेक्स्ट है आपका झारखंड, झारखंड में क्या बोलते हैं, इसको कुरुआ बोलते हैं, झारखंड में क्या बोलते हैं, कुरुआ। तो क्या है, आपको क्रूर लोग, ठीक, आप क्रूरा से संबंधित है, क्रूर लोग जो है किसी से भी समय झाड़ देते हैं, इसको बोलते हैं झारखंड। ठीक है, तो झारखंड में झूम कृषि को क्या बोलते हैं, कुरुआ। नेक्स्ट है आपका क्या है, उत्तर पूर्वी प्रदेश। तो आपको नॉर्थ ईस्ट बताए थे, नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं, पूर्वी प्रदेश में हम बताए थे कि इसको झूम के झूमी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, झूम के थे। अब उत्तर पूर्व में आपका असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसको झूम का झूम बोलते हैं। अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में इसको पामलू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पामलू। देखो, अब इसको याद करने का तरीका है, हर कोई अपने हाथ में मनी चाहता है। ठीक, तो मनी मतलब मणिपुर, और पाम मतलब हथेली में क्या चाहता है, पैसा चाहता है, तो उसको पामलू, यानी पाम में चाहिए मनी।
ठीक है, हाथ में चाहिए मनी। इसको याद करने का तरीका होगा मणिपुर, मणिपुर मतलब पाम लो, मनी मतलब मनी किसके हाथ में चाहिए, पाम में चाहिए, हाथ में चाहिए। छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं दीपा, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, दीपा। ठीक है, घर, छत्तीस घर, घर में क्या करते हैं हम, दीप जलाते हैं, इसलिए छत्तीस घर में हम दीप जलाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको दीपा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं दीपा। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीपो बोलते हैं क्योंकि द्वीप से बना है दीपा, द्वीप से बना है क्या, दीपा। मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसको बेवर बोलते हैं या दहिया बोलते हैं। तो अगर हम मध्य में जाएंगे तो दह जाएंगे, ठीक, या जल जाएंगे। मध्य में जाने पर क्या होता है, दहिया मतलब दह जाएंगे। और या वर यानी दूल्हा ऐसा होना चाहिए जो सब में फेमस हो, ठीक है, फेमस हो यानी क्या हो आपका वेवर, वर, वर कैसा होना चाहिए जो सब जगह फेमस हो। ठीक है, तो आप मध्य में जाओगे तो क्या हो जाओगे, दह जाओगे, या बेवर या वर ऐसा चाहिए जो फेमस हो। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, इसको पोडू बोलते हैं या पेड़ा। पोडू, तो अंधे लोग को क्या दे दो, अंधे लोग को सिर्फ पेड़ा दे दो, और पेड़ा दे को बोलो ठीक है हो जाओ, अंधे लोग क्या करो, पेड़ा खिलाओ। ठीक, उड़ीसा में क्या रखते हैं, उड़ीसा में हमें रखते हैं, इसको बोलते हैं पामा डाबी, कुमान और ब्रिंगा। तो उड़ीसा, ठीक, उड़ीसा से हम इसको रखते हैं डिश, डिश किस में चाहिए आपको, डब्बा में, यानी पामा डाबी, डाबी में ले जाते हैं। और मान, मान जाते हैं कि क्या है, डिश जो है अच्छी हो, मानते हैं कि डिश अच्छी क्या हो, अच्छी हो, इसलिए मान। और आपका रंग रंग का डिश हो। ठीक, आप क्या उड़ीसा, उड़ीसा से आप रखिए दिशा, दिशा आपका डिश क्या किस में चाहिए, खाने का जो डिश होता है वो किस में चाहिए आपको, डब्बे में चाहिए। डिश किस में चाहिए, डब्बे में चाहिए। और मान लेते हैं कि आपका डिश जो है रंग बिरंग का हो तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप मान लीजिए कि आपका जो डिश है ब्रिंगा यानी रंग बिरंग का है। ठीक है, ये आपको एक आइडिया है याद करने का ताकि आपको याद हो। देखिए पश्चिमी घाट, घाट पे इसको बोलते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी, क्या बोलते हैं, कुंवारी या कुमारी। तो घाट पे कौन जाती है, कुंवारी लड़की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं कुमारी। ठीक है, राजस्थान में इसको बोलते हैं वालरे या वाल्टर बोलते हैं। तो राजा लोग के क्या होते हैं, बड़े बड़े वाल होते हैं, बड़े बड़े किले होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वाल या वाल्टर। राजा यानी राजस्थान, वाल्टर वाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपको विश्व में, ये आपको भारत में बता दिया, एक बार रिविजन करते हैं। राजस्थान में बालर, वालरे या वाल्टर, बड़े बड़े बाल। पश्चिमी घाट में कुमारी, उड़ीसा में पामाडामी, कुमान, ब्रिंगा। आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश में बेबर और दहिया। अंडमान निकोबार दीपा, छत्तीसगढ़ में दीपा। मणिपुर में आपका पामलू, उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम, झारखंड में कुरुआ, हिमाचल प्रदेश में खेल। ये आपका भारत के हो गया झूम कृषि का नाम। अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में हम क्या कहते हैं, लादांग। इंडोनेशिया और मलेशिया में बोलते हैं इसको लदांग, लदांग मतलब इसका दाग, दाग कहा जाता है। याद रखने की इंडिया पर कभी दाग नहीं लगने देंगे, इंडिया यानी इंडोनेशिया, और कभी जो है दाग नहीं लगने देंगे, दाग यानी लदांग नहीं लगने देंगे। इंडोनेशिया क्या हो जाएगा आपका, लदांग। मिल्पा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका को बोलते हैं मिल्पा, मिल्पा यानी मैक्सिको और मध्य अमेरिका। देखिए लोग क्या होता है, अमीर लोगों से मिलना चाहते हैं। अमेरिका क्या है आपका, अमीर लोग है। मैक्सिको भी क्या है, अमीर लोग है। मान लेते हैं कि मैक्सिको और आपका अमेरिका अमीर है, इसलिए उसको मिलना चाहते हैं, इसलिए मिल्पा। रोका, रोका, रोका मतलब होगा, आपको बोलते हैं ब्राजील में रोका बोलते हैं, और इसे हम जलील कहा जाता है। जैसे याद रखने का तरीका है, कच्चे रोड पे गाड़ी रोका और हमको जलील किया। ठीक, तो रोका, रोका कहाँ की, कहाँ रोकेगा, रोका और जलील किया कौन, ब्राजील, रोका और जलील किया ब्राजील। रोका मतलब हो गया रोका, और आपका जलील मतलब ब्राजील। तो कच्चे रोड पे हमको रोका और क्या किया, जलील किया। मसोले, मसोले के तो मध्य अफ्रीका और जायरो को बोलते हैं। ठीक, मध्य अफ्रीका को और जायरो को बोलते हैं मसोले। ठीक, अफ्रीका में सब कुछ फ्री का सेल मिलता है। ठीक है, आपको अफ्रीका, अफ्रीका हो गया, और फ्री, फ्री मतलब क्या हो गया आपको अफ्रीका। उसके बाद सेल, सेल बोलते हैं मसोले, याद रखिएगा, सेल मिलता है, यानी अफ्रीका में सब फ्री का सेल मिलता है। ठीक है, इसलिए सभी लोग जाते हैं, चाहे जाते हैं। कुछ आपको या ट्रैक है और कुछ आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं। तू गया म्यांमार, बोलते हैं ना, तू अब साला गया यानी मर गया, तो क्या होगा, तू गया म्यांमार, तू गया मर गया, अब तू हो गया म्यांमार। चेन्ना श्रीलंका, अब लंका है, रावण का देश है, तो चैन से कभी रहेगा, नहीं रह पाएगा, तो चेन्ना आ जाएगा श्रीलंका। चेन्नई को बोलते हैं श्रीलंका, क्योंकि रावण का देश है तो चैन से नहीं रह पाएगा। लोगन क्या है, पश्चिमी अफ्रीका, ऐसे बोलते हैं लोग, लोगन क्या है, तो लोग जो है सब कुछ फ्री का चाहते हैं,
लोग, लोगन मतलब लोग हो गया, और पश्चिमी अफ्रीका यानी फ्री। लोग क्या है, फ्री का चाहते हैं। लोग किसको चाहते हैं, फ्री को चाहते हैं, यानी हो गया आपका लोगन यानी लोग, और अब पश्चिमी अफ्रीका, फ्री का यानी फी, फ्री का चाहते हैं। क्या चाहते हैं, फ्री का चाहते हैं। तमराई, तमराई होता है थाईलैंड, इसमें होता है राई। देखो राई जिसमें रहेगा तो हमें राई हमेशा क्या आता है, लैंड पे लगाई जाती है। थाई, राई किस पे, लैंड पे, राई लैंड पे, राई कहाँ लगाई जाती है, लैंड पे, इसलिए होगा राई थाईलैंड। कोनुको, कोनुको होता है वेनेजुएला, इसे कानू कहा जाता है। जुआ खेलने में हमेशा कानू हारता है। जो कानू रहेगा वो क्या करेगा, जुआ खेलेगा तो हार जाएगा, उसको सारा दिखाई नहीं देगा तो हार जाएगा, इसलिए आपको वेनेजुएला कानू को, यानी कानो जो है जुआ जो है हार गया। रे, रे में वियतनाम में बोलते हैं जो हम किसी को रे, रे का मतलब जब किसी का नाम नहीं पता होता है, यानी बिना नाम का रे, यानी इसको वियतनाम को बिना नाम हो गया, और इसको बोलते हैं रे, आओ इधर, बोलते हैं ना हम लोग, हमको नाम नहीं पता है तो बिना नाम का क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं ना। नेक्स्ट होगा काइगिन, फिलीपींस, यानी क्या होगा, जब काइगिन यानी काई लगा रहता है तो हम क्या करते हैं, फिसल जाते हैं, तो काइगिन फिलीपींस। ठीक, जब आपका काई लगा रहता है तो हम फिलीपींस, फिसल जाते हैं। तो इसको एक दो बार बैक करके देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। कुछ तो एक आइडिया है जो आपको कुछ याद कर सकते हैं, दो तीन बार अब देखिएगा और पढ़िएगा इसको, तो आपको याद आ जाएगा। आपको पीडीएफ जो है ये ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित ये सब बताएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।